स्वागत करता हूं जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं। तो आज हम लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत ही शानदार 3-4 क्वेश्चन। आपको इसको अच्छे से देखना है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सब आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सभी के लिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, देख सकते हैं जितने भी फर्स्ट ईयर है। तो पहला फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का जो प्रश्न है वो है आपका दर्द क्या है, दर्द का प्रकार लिखे और दर्द का नर्सिंग देखभाल लिखे। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दर्द एक असुखद, संवेदी और भावनात्मक अनुभव है जो हो रहे या होने वाले ऊतकों की हानि के समय होता है। देखिए दर्द जब होता है तो वह क्या करता है, ऐसा थोड़ी ना कि वह सुख का अनुभव कराता है, ऐसा तो है नहीं, वह तो दुख का अनुभव कराता है। इसमें दर्द होने पर व्यक्ति जो है भावनात्मक रूप से असुखद जो है महसूस करता है, ठीक है, जो होने वाला या फिर हो रहे ऊतकों के हानि के समय होता है। शरीर के जिस भी भाग में दर्द होता है ना, तो वहाँ पे ऊतक जो है, टिश्यू जो होता है वह लॉस होता है, ठीक है, या फिर लॉस होने वाला होता है उस ऊतक में, तब जाके यह जो है हमें अनुभव होता है दर्द का, जो बिल्कुल असुखद भावना होता है। समझ गए। चलिए, दर्द एक दुखद परिस्थिति है। बिल्कुल जानते हैं आप लोग कि दर्द एक दुखद परिस्थिति है। शरीर में चोट लगने या अन्य किसी बीमारी आदि से दर्द का अनुभव होता है। दर्द कब होता है, या तो शरीर के किसी भाग में चोट लगा या कोई बीमारी होने से दर्द का अनुभव होता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित होता है। अब जो दर्द होता है तो व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से प्रभावित करता है। समझ गए ना। दर्द के जो है दर्द के आंतरिक कारणों से भी, दर्द जो है कुछ आंतरिक कारणों से भी हो सकता है। समझ गया ना। तो ये जो है आपका दर्द का कारण भी इसका होता है, ठीक है। जैसे संक्रमण के कारण, दर्द के आंतरिक कारण में जैसे संक्रमण हो सकता है, प्रदाह इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है, होने पर प्रभावित अंग में दर्द होना। संक्रमण और प्रदाह होने पर आंतरिक अंगों में दर्द होता है। तो यह आपका आंतरिक हो गया। समझ गए। चलिए अब हम लोग दर्द का प्रकार देखते हैं कि दर्द का कितने प्रकार होता है। तो देखिए दर्द का जो है अलग अलग प्रकार है, वर्गीकरण है। तो दर्द के विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दर्द को अलग अलग प्रकार जो है आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है उत्पन्न होने के समय के आधार पर, मतलब पहला जो है वह है दर्द जो है, पहला आधार है कि समय के आधार पर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट, मतलब कितने समय के लिए दर्द होगा, तो यह समय के आधार पर होगा। तो आप लोग जानते हैं एक दर्द जो होता है वह अचानक और तीव्र गति से उत्पन्न होने वाला दर्द होता है और यह कम समय के लिए होता है। तो यह इसे हम लोग एक्यूट दर्द कहते हैं, यानी तीव्र दर्द कहते हैं। यह शीघ्र या तुरंत उत्पन्न होने वाला दर्द है, अर्थात चोट लगने के बाद तुरंत दर्द होना, ठीक है। एक्यूट पेन वो पेन होता है जैसे आपको शरीर में किसी भी रड वगैरह से चोट लगा या कहीं पे ठोकर लग गया, तो ठोकर लगते ही तुरंत दर्द उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही यह दर्द उत्पन्न होता है, मतलब तीव्र गति से और अचानक से उत्पन्न होता है, तो इससे जो है हम लोग एक्यूट पेन कहते हैं, ठीक है। यह समय के आधार पर है और यह कम समय के लिए होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा वह जीर्णता के आधार पर, जीर्णता है पहला, क्रॉनिक पेन है। एक्यूट पेन और क्रॉनिक पेन समय के आधार पर, ठीक है। क्रॉनिक पेन होता है यह देर से उत्पन्न होने वाला और लंबे समय तक होने वाला दर्द होता है। इसमें दर्द धीरे धीरे शुरू होकर लंबे समय के लिए होता है, जैसे अर्थराइटिस। किसी को अगर गठिया साइटिका होता है तो उसको देखिएगा कि लंबे समय से रहता है और दर्द जो है लंबे समय तक चलता भी है। समझ गए। तो यह क्रॉनिक वाला पेन होता है जो लंबे समय तक चले, यानी लंबे अवधि वाला। समझ गए। तो दो तरह के हो गया आपका अवधि के आधार पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए कि गंभीरता के आधार पर होता है ना, कि दर्द जो है कितना गंभीर है, कितना नॉर्मल है या हल्का है। तो यह गंभीरता के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेवियरिटी, यानी गंभीरता के आधार पर, ठीक है। गंभीरता के आधार पर पहला है सौम्य दर्द, यानी मिल्ड पेन, यानी हल्का दर्द। यह सबसे कम गंभीर एवं हल्का दर्द होता है, यह सहनीय होता है। जो मिल्ड पेन होता है ना, यह हल्का होता है और सहने वाला होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि देखते होइएगा पेट में जो पेन होता है तो वह पेन जो है कभी कभी हल्का रहता है, जिसको आदमी खेलते कूदते या काम करते करते सह लेता है। लेकिन कभी कभी पेन ऐसा पेट में दर्द उत्पन्न होता है जो काफ़ी गंभीर होता है। समझ गए। तो वो पेन जो है असहनीय होता है। तो यह जो है मिल्ड पेन हो गया, जो हल्का और सहनीय होता है। यह सब आपका गंभीरता के आधार पर है। दूसरा है मॉडरेट पेन है। मॉडरेट पेन का मतलब होता है कि यह कुछ गंभीर या मध्यम तीव्र दर्द होता है, यह सहनीय नहीं होता है। दूसरा जो दर्द होता है मॉडरेट होता है, और मॉडरेट वाला जो पेन होता है यह सहनीय नहीं होता है, इसके लिए दवाई लेना पड़ता है। और यह जो है कुछ गंभीर होता है और मध्यम तीव्र गति का होता है, इसीलिए इसे मध्यम पेन कहते हैं। समझ गए। चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा गंभीर दर्द है, मतलब सीवियर पेन है। सीवियर पेन का मतलब होता है गंभीर पेन। यह अत्यधिक गंभीर प्रकार का दर्द होता है जो कि असहनीय होता है। इसमें मरीज कई बार बेहोश हो जाता है। इसमें तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। तो गंभीरता के आधार पर 3 प्रकार के मिल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेन, समझ गए ना। मिल्ड होगा तो हल्का होगा और वह सहनीय होगा, मॉडरेट होगा तो मध्यम गति के होगा और कुछ गंभीर होगा और वह सहनीय नहीं होगा। जबकि गंभीर होगा दर्द तो गंभीर दर्द होगा तो इसमें अत्यधिक गंभीर पेन होगा और यह असहनीय तो होगा ही, साथ में यह पेन जो है बेहोशी भी हो जाता है इससे, और इसके लिए तुरंत जो है उपचार की आवश्यकता होती है। तो समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा यहाँ पे अवधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ठीक है ना। पीरियड के आधार पर मतलब अवधि के आधार पर। अवधि के मतलब होता है कि यह पेन जो है कितने लॉन्ग चलने वाला होता है, समझ गए ना। तो यह आपका हो गया पीरियड, मतलब अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर शॉर्ट पीरियड पेन होता है। शॉर्ट पीरियड पेन का मतलब है कि अल्प अवधि, मतलब यह कुछ सेकेंड से कुछ मिनट तक होने वाला दर्द होता है। तो यह अवधि के आधार पर सबसे लो वाला पेन होता है शॉर्ट पीरियड पेन, ठीक है। दूसरा है इंटरमिनेंट पेन। इंटरमिनेंट मतलब होता है कि यह जो होता है यह पीरियोडिक पेन भी कहते हैं। यह कुछ अंतराल का होता है, जैसे 1 से 2 घंटे के अंतराल पर यह पेन होते रहता है और इसे रुक रुक कर होने वाला दर्द कहते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा लगातार होने वाला पेन है। अवधि के आधार में लगातार होने वाला पेन का मतलब है कि यह लगातार होने वाला पेन होता है, कंटिन्यूअस पेन कहते हैं इसको, क्योंकि यह लगातार होता रहता है। जैसे कैंसर में होने वाला दर्द या ट्यूमर में होने वाला दर्द, यह लगातार होते रहता है दर्द। तो यह अवधि के आधार पर भी 3 है, ठीक है। कुछ देर के लिए, उसके बाद जो है कुछ देर के लिए होगा तो कुछ सेकेंड से मिनट तक होगा। अगर अंतराल पे होगा तो 1-2 घंटे के अंतराल पर दर्द होगा। तो वह जो है आपके इस पीरियड के आधार पर, ठीक है, मतलब कितना देर रहने वाला दर्द सब है। और एक दर्द लगातार दर्द होता है जो लगातार होते रहता है, ठीक है ना। तो यह पीरियड के आधार पर देख लिए। चौथा है प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी, मतलब प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर मतलब जैसे दर्द होता है कि एक चुभने वाला दर्द होता है, एक जलने वाला दर्द होता है और एक मरोड़ एवं ऐठन वाला दर्द होता है। पेट में इस प्रकार के दर्द बहुत होता है, चुभता है। चुभने वाला दर्द जो है मांसपेशी में भी लगेगा कि चुभ रहा है कोई चीज़, तो ये चुभने वाला दर्द होता है। एक जलने वाला दर्द होता है जब पेशेंट का बर्निंग जैसा दर्द होता है, और एक दर्द मरोड़ और ऐंठन वाला दर्द होता है, पेन विथ क्रैम्प होता है, समझ गए। तो यह प्राकृतिक आधार पर यह दर्द होता है, समझ गए। पांचवा देखिएगा जगह के आधार पर है, मतलब स्थल के आधार पर है, ठीक है ना। तो स्थल के आधार पर देख लीजिए, पहला सिर में होने वाला दर्द है, कान में होने वाला दर्द, आंख में होने वाला दर्द, बगल में होने वाला दर्द यानी फ्लैंक में होने वाला दर्द, जोड़ों में जॉइंट पेन, कमर दर्द, लंबर पेन, ठीक है, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन। तो ये सब जो है स्थल के आधार पर ये सब पेन होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग को जो है पेन समाप्त हो गया। कुल 5 आधार पर पेन को बांटा गया है। पहला क्या क्या था समझ गए ना। पहला जो है आप लोग को समझ में आ गया कि अवस्था के आधार पर, समझ गए, टाइम के आधार पर, गंभीरता के आधार पर, प्रकृति के आधार पे, स्थल आधार पे। तो ये सब जो है आपका यहाँ पे दर्द का प्रकार हो गया, ठीक है, देख लीजिएगा। अब दर्द वाले मरीज का नर्सिंग देखभाल कैसे कैसे करेंगे, नर्सिंग केयर, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है कि मरीज को आरामदायक स्थिति पोजीशन प्रदान करेंगे। दर्द वाले को मरीज को सिलवट रहित साफ सुथरा बिस्तर देंगे, बिल्कुल सही बात है। मरीज को दर्द से ध्यान बांटने के लिए डाइवर्सनल थेरेपी प्रदान करेंगे, जैसे संगीत सुनना, योगा करना, खेल खिलाना, टीवी आदि जो है ये सब डाइवर्सनल थेरेपी है जो ध्यान को डाइवर्ट करता है, बांटता है, ठीक है। चौथा देखिएगा, मरीज को दर्द वाले भाग पर आवश्यकता अनुसार हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन देंगे। मरीज के दर्द के वाले भाग पर जो भी ज़रूरत होगा हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन का वह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, चिकित्सक आदेशानुसार मरीज को दर्द निवारक दवाइयाँ एनाल्जेसिक ड्रग प्रदान करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, दर्द निवारक दवा दर्द की गंभीरता प्रकृति की अवधि के आधार पर दी जानी चाहिए। मतलब जो एनाल्जेसिक दवा है यह दर्द के प्रकृति, दर्द कितना गंभीर है और कितना दिनों से है, इस आधार पर दिया जाना चाहिए, ठीक है।
मरीज को होने वाले दर्द की अवस्था का निरंतर अवलोकन करना और सूचित करना चाहिए डॉक्टर को। समझ गए। 8वां देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, मरीज व उसके परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करे। ठीक है, मरीज को आरामदायक वातावरण प्रदान करे जिससे मरीज आराम से सो सके। मरीज की व्यक्तिगत स्वच्छता और वातावरणीय स्वच्छता पर ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिएगा कि मरीज को दर्द हेतु सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ज्ञान प्रदान करें। मरीज को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें। मरीज को नियमित बेड बाथ या बाथरूम बाथ कराए। मरीज को पूरी नींद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। सही समय पर भोजन प्रदान करें। और यह कुल जो है आपको नर्सिंग देखभाल है पेन वाले मरीज के लिए, दर्द वाले मरीज के लिए। समझ गए। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट समाप्त होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर मतलब मानक सुरक्षा सावधानियाँ क्या होता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि मानक सुरक्षा सावधानियाँ यानी स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स क्या होता है, इसके बारे में बताइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मानक सुरक्षा सावधानियाँ स्टैंडर्ड सेफ्टी क्या होता है, इसको जो है चलिए हम लोग देख लेते हैं। अस्पताल में सभी प्रकार के मरीज उपस्थित रहते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ साधारण मरीज से ग्रसित तो कुछ संक्रामक बीमारी से ग्रसित। ठीक है, अस्पताल में संक्रामक बीमारी से ग्रसित मरीज द्वारा फैलने वाला जो संक्रामक जिसे नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं कि रोकथाम एवं बचाव हेतु स्वास्थ्य कर्मियों व नर्सों द्वारा जो सावधानियां उपयोग में लाई जाती है उन्हें मानव सुरक्षा सावधानियां कहते हैं। देखिए, मानक सुरक्षा सावधानियाँ क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अस्पताल में विभिन्न प्रकार के रोगी होता है। कुछ ऐसे रोगी होता है जो सामान्य रोगी होते हैं, मतलब उसको जैसे पैर टूटा हो, समझ गए, ये पैर टूटा हो या फिर जो है उसको जला हुआ हो तो, या फिर जो है उसको बुखार हो या पेट में दिक्कत हो तो उसको जो है कुछ सामान्य रोगी होते हैं। वहीं पे बात किया जाए, कुछ ऐसे रोगी होते हैं जो संक्रामक होते हैं, जो इन्फेक्टेड होते हैं किसी न किसी वायरस से, बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं। समझ गए, जैसे कोविड हो गया, जैसे आपका टाइफाइड हो गया, जैसे मतलब फैलने वाला बीमारी, संक्रामक रोग जो जैसे टीबी हो गया, तो ये सब फैलने वाला होता है। तो ऐसे भी रोग होते हैं, ऐसे भी रोगी होते हैं अस्पताल में जो नॉर्मल होते हैं और जो संक्रामक होते हैं। जो संक्रामक होते हैं वह अस्पताल में जो संक्रमण से बीमारी से ग्रसित जो मरीज होते हैं और उसके द्वारा अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति में जो है इन्फेक्शन फैलता है, किसी नॉर्मल पेशेंट में संक्रामक व्यक्ति से जो है फैलता है तो उसे हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं, मतलब अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं, जो अस्पताल में होने वाला संक्रमण होता है, जो एक इन्फेक्टेड रोगी से किसी एक नॉर्मल रोगी में प्रवेश करता है इन्फेक्शन, तो उसे जो है हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण, अस्पताल जनित संक्रमण कहते हैं। समझ गए। अब ये जो संक्रमण होता है इससे जो है बचाव और इसके रोकथाम हेतु स्वास्थ्य कर्मी और नर्स द्वारा जो सावधानियां उपयोग में लाई जाती है इन्हें ही मानक सुरक्षात्मक सावधानियां कहते हैं। मतलब ये जो संक्रमण अस्पताल में होता है उस संक्रमण के रोकथाम और उससे जो है बचाव हेतु जो स्वास्थ्य कर्मी और जो नर्स द्वारा जो सावधानियाँ उपयोग में लाई जाती है उसे ही जो है हम लोग मानक सुरक्षा सावधानियाँ कहते हैं, जिससे किसी नॉर्मल बीमारी वाले पेशेंट को जो है उससे संक्रमण ना फैले, इसके लिए यह सुरक्षात्मक सावधानियां अपनाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देख सकते हैं यहाँ पे, अस्पताल में मरीज की देखभाल के दौरान नर्स को निम्न मानक सुरक्षात्मक सावधानियाँ पर ध्यान देना चाहिए। अस्पताल में मरीज का जब नर्स देखभाल कर रही होती है तो नर्स को जो है निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन वाले मरीज का वह इन्फेक्शन किसी नॉर्मल मरीज में ना फैले, इसके जो है निम्न बात को ध्यान देना चाहिए और यही बातों को जो है मानक सुरक्षा सावधानियाँ कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको पॉइंट में देखते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, मरीज को छूने से पूर्व एवं पश्चात नर्स को अच्छी तरीक़ा से जो है हाथ धोना चाहिए। अब मानक सुरक्षा सावधानियाँ में कैसे जो है हम किसी को संक्रमण से बचाएंगे, रोकथाम करेंगे। सबसे पहला नर्स को ध्यान देना चाहिए कि वह जो है मरीज को छूने से पहले और बाद में जो है हाथ को अच्छी तरीक़ा से धोएं। ठीक है,
दूसरा देखिएगा कि मरीज की देखभाल के दौरान नर्स को आवश्यकता अनुसार कैप, मास्क, दस्ताने, गाउन आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब जो नर्स है उसको मरीजों को देखभाल करने के लिए एक कैप, मास्क, दस्ताने, गाउन आदि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। जिससे ये नर्स चूँकि सभी प्रकार के मरीज से मिलती है, संक्रमण वाले से भी और नॉर्मल से भी। तो ऐसे में नर्स को चाहिए कि अगर संक्रमण वाले मरीज के देखभाल कर रही है तो उसको जो है कैप, मास्क, दस्ताने, गाउन पहने और फिर जो है नॉर्मल पेशेंट के पास तब जाएंगे, ठीक है। मरीज के देखभाल के दौरान सख्त विसंक्रमित तकनीक, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल संक्रमण दूर होगा, तो ऐसे तकनीक का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे श्वसन मार्ग द्वारा फैलने वाली बीमारी से ग्रसित मरीज को खांसने छींकने के समय मुंह एवं नाक पर रुमाल रखने की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नर्स को ये शिक्षा देना चाहिए वैसे मरीजों को जो श्वसन मार्ग वाले बीमारी से ग्रसित है, जैसे अस्थमा, टीबी, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है श्वसन मार्ग वाला जो है बीमारी होता है, जिससे जो है पेशेंट को क्या बोलेंगे कि रुमाल रखिए मुँह पर, दस्ता या फिर मास्क रखे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्स को स्वयं भी खांसते छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग करना चाहिए या मास्क का प्रयोग करना चाहिए नर्स को स्वयं, ठीक है। क्योंकि नर्स से ऐसा थोड़ी ना है कि नर्स से मरीज को नहीं हो सकता है, नर्स से भी मरीज को हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड नर्स है तो उससे मरीज को भी हो सकता है, एक नॉर्मल मरीज को भी हो सकता है। तो नर्स खुद भी सावधानियाँ बरतेगी और मरीज को भी जो है सावधानियाँ बरतने के लिए कार्य करेगी, ठीक है। अस्पताल से निकलने वाले कचरे का सुरक्षित परित्याग करेंगे। नर्स को ये चाहिए कि जो अस्पताल से बहुत सारे जो कचरे होते हैं, जैसे डब्बा, खाना पाना वाला, खान पीन वाला, या फिर बहुत सारे ऐसे कचरे, मल मूत्र का त्याग, ये सबको जो है अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए सुरक्षित तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मरीज की देखभाल द्वारा नीले कचरे का जैसे आईवी सेट, सिरिंज, नीडल, कैथेटर आदि को कलर कोडिंग के अनुसार बैग में डालना चाहिए। अब मरीज को जो है कचरे के डिब्बे का कलर कोडिंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है, कलर कोडिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर कलर कोडिंग याद नहीं होगा तो वो कचरे जो है नुकीला कचरा को भी जो है गीला कचरा में डाल देगी, सूखा कचरा को जो है गीला में डाल देगी। तो इसके लिए कलर कोडिंग किए हुए कचरे के डिब्बे को याद करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मरीज की देखभाल के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण उपयुक्त रूप से विसंक्रमित होने चाहिए। मतलब मरीज के देखभाल में जो भी उपयोग होने वाला उपकरण है वह बिल्कुल साफ़ सुथरा और संक्रमण से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि मरीज के शरीर से निकलते हुए जैविक द्रव, रक्त, उत्सर्जी पदार्थ को सुरक्षित रूप से हैंडल करना चाहिए। अब मरीज से जो भी सिक्रेशन हो रहा है, चाहे वो ब्लड हो, चाहे कोई उत्सर्जी पदार्थ हो जैसे बलगम, थूक वगैरह, मल मूत्र, इस सब को जो है सुरक्षित तरीके से हैंडल करे ताकि उसके संपर्क में कोई अन्य मरीज ना आए, ठीक है। डिस्पोजेबल सामान को एक बार उपयोग में लाने के बाद उचित निस्तारण कर देना चाहिए। अब कुछ ऐसे सामान हैं जिसको जो डिस्पोजेबल है, मतलब एक बार उपयोग करने के बाद उसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे सामानों को उचित तरीके से जो है डिस्पोज करना चाहिए। ये सब नर्स को जो है ध्यान रखना होता है मानक सुरक्षा सावधानी में। नेक्स्ट देखिएगा कि संक्रमित बीमारियों से ग्रसित मरीजों का आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन कर देना चाहिए। और कोई संक्रमण वाला मरीज है तो उसे आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मरीज के द्वारा होने वाले गंदी चादरों को साफ कर उनका रोगाणुनाशन करना चाहिए। उसके बाद किसी अन्य मरीज को उपयोग में लाने देना चाहिए। अब जो मरीज पहले किसी चादर पर था तो गंदा हो चुका है तो उसे साफ़ करवाना चाहिए और उससे जो है स्टरलाइज करना चाहिए और तो जो है दूसरे मरीज को इसे उपयोग के लिए देना चाहिए। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे नर्स को मरीज की देखभाल करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह मरीज के रक्त, दैहिक स्राव या उत्सर्जी पदार्थों से सीधे संपर्क में ना आए। अब जो नर्स होगी देखभाल करते समय उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह जो भी देखभाल कर रही है वह बिल्कुल क्या है, उसके शरीर से यानी मरीज के शरीर से कोई ऐसे पदार्थ आ रहा है जो सीक्रेट होके, जैसे मल मूत्र, बलगम, थूक, रक्त, ये सब सीक्रेट होने के बाद इसके डायरेक्ट संपर्क में नर्स को नहीं आना चाहिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मरीज द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सामान जैसे यूरिनल, जिसमें मरीज का यूरिन रहता हो, बेड पेन, ठीक है, स्पुटम कप, जिसमें मरीज का थूक कफ रहता हो, आदि का अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग होना चाहिए। मतलब सबके लिए अलग अलग ये सभी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। आखिरी देखिएगा मरीज की यूनिट में मरीज से मिलने वाले संख्या सीमित होना चाहिए। और यही जो है आपके मानक सुरक्षा सावधानियां में 15 पॉइंटें बता दिए। अब आप लोग को इस ध्यान में रखना है कि किसी भी मरीज को एक दूसरे में संक्रमण ना फैले, इसके लिए कौन कौन से जो है सावधानियां बरतेंगे, कौन कौन से सुरक्षा जो है देखेंगे, और उसी को तो है आपको लिख देना है पॉइंट में, वही मानक सुरक्षा सावधानी हो जाता है। समझ गए? चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नमूने एकत्रित करने के सिद्धांत या सामान्य निर्देश बताइए। आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, मतलब नमूना एकत्रित करने के क्या सिद्धांत या सामान्य निर्देश होता है, बताइए, ठीक है। चलिए, या फिर आपसे पूछेगा कि स्पेसिमेन मतलब नमूना एकत्रित करने में नर्स की क्या क्या भूमिका या क्या क्या जिम्मेदारी होती है, बताइए। तो चलिए हम लोग नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। चलिए देख लीजिए, आप लोग के सामने है कि नमूने एकत्रित करने के सिद्धांत या सामान्य निर्देश निम्न प्रकार से है। चलिए हम लोग देखते हैं कि नर्स का या फिर कौन कौन से सिद्धांत है या कौन कौन से जिम्मेदारियां हैं नर्स के लिए, जिसको ध्यान में रखते हुए वह जो है किसी भी नमूना को एकत्रित करेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला है, नमूना एकत्रित करते समय हमेशा विसंक्रमित तकनीक का उपयोग करना चाहिए। मतलब नमूना जब कलेक्शन करेंगे तो वह नमूना कलेक्शन करते समय बिल्कुल स्टरलाइज मतलब विसंक्रमित डिसइंफेक्शन तकनीक का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल वह विसंक्रमण यानी संक्रमण से मुक्त तकनीकों का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, नमूना एकत्रित करने के लिए वातावरण एवं कमरे का तापक्रम समान होना चाहिए। अब ऐसे कमरे में नमूना एकत्रित करें जहाँ पे तापमान समान हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे आप लोग कि नमूना एकत्रित करने से पहले मरीज को किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक दवा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा देंगे तो दवा अपना प्रभाव दिखाएगा और जो बैक्टीरिया अगर अंदर होगा कोई इन्फेक्शन तो उसको कम कर देगा। ऐसे में नमूना लेने के बाद पहचान में जांच में नहीं आ पाएगा, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि नमूना हमेशा सुबह के समय एकत्रित करना चाहिए, ठीक है। नमूना पात्र स्पेसिमेन कंटेनर पर लेबल लगा देना चाहिए, जिससे मरीजों का पहचान किया जा सकेगा आराम से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नमूना एकत्रित करने के बाद लेबल पर मरीज का नाम, उम्र, लिंग, समय आदि लिखना चाहिए। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जो कंटेनर होता है ना ब्लड का, देखते होइएगा ब्लड का जो है ऐसे एक डिब्बा सा होता है, समझ गए, और उसमें जो है ढक्कन लगा होता है और इस पर एक कागज़ का लेबल लगा होता है और इस लेबल पर जो है उसका नाम और क्या चीज़ का टेस्ट है लिखा होता है। वरना 100 के संख्या में मरीज आते हैं, 1000 के भी संख्या में आते हैं और उसका कलेक्शन होता है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ब्लड किसका है? रंग से तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि सबका ब्लड तो लाल ही होता है। तो उस पर उसका जो है नाम, उम्र, लिंग ये सब लिखा जाता है और क्या चीज़ का टेस्ट है उसके लेवल पर, ठीक है। नमूना साफ एवं सूखे पात्र, क्लीन एवं ड्राई कंटेनर में लेना चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नमूना विसंक्रमित पात्र में लेना चाहिए, मतलब वैसा पात्र होना चाहिए, वैसा कंटेनर होना चाहिए जिसमें कोई संक्रमण ना हो, वैसे में नमूना कलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। नमूना एकत्रित करने से पहले एवं बाद में हाथ धोने चाहिए। नमूना जब एकत्रित करते हो तो ग्लव्स का भी प्रयोग करेंगे, समझ गए ना, और हाथ पहले और बाद दोनों में धोएंगे, ठीक है। नमूना एकत्रित करने के बाद तुरंत प्रयोगशाला में भेज दें। अब नमूना एकत्रित कर लिए हैं तो तुरंत जो है उसे प्रयोगशाला में लैब में भेज दे, ताकि वो जो है ब्लड हो या कोई बलगम हो या फिर कुछ भी का नमूना लिया हो वह जो है निष्क्रिय ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नमूने के साथ जो है नमूना फॉर्म तथा ऑर्डर फॉर्म भेजना चाहिए। मतलब जो नमूना हो उसके साथ साथ में उसके फॉर्म और ऑर्डर फॉर्म भी भेजना चाहिए, ठीक है। नमूना पात्र के उपयोग में लेने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि नमूना बिल्कुल जो है सही तो है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नमूना पात्र में किसी भी प्रकार का द्रव और एंटीसेप्टिक नहीं होना चाहिए। जिसमें हम लोग ब्लड निकालेंगे या कुछ भी निकाल कर रखेंगे, जो कंटेनर होगा उसमें जो है, जो भाइल होता है ना, उसमें जो है कुछ भी हम ब्लड वगैरह अगर निकाल के रखते हैं नमूना के लिए, तो देख लेंगे कि पहले उसमें कोई द्रव या कोई चीज़ें तो नहीं है, क्योंकि अगर उसमें ब्लड रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। नमूना लेने से पहले एवं बाद में पात्र के अंदर स्पर्श नहीं करना चाहिए। अब जब नमूना लेकर उसमें कलेक्शन कर लिए हैं तो उसको जो है अंदर और जो है बाहर जो है उसको जो है स्पर्श नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नमूना किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा ही पहुंचाना चाहिए। नमूना लैब में जो है हम किसी न किसी ट्रस्टेड व्यक्ति से ही पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को देंगे तो वह ले चला जाएगा, कहीं पे रख देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, मरीज को नमूने लेने की मात्रा बता देना चाहिए। अब 1 ml 2 ml जितना भी ब्लड की आवश्यकता हो जो है मरीज को बताना चाहिए कि आपको 2 ml या 3 ml ब्लड निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि नमूना लेने हेतु शरीर के उस भाग की सफाई करनी चाहिए जहां से नमूना आप कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना। मतलब नमूना आप जहां से भी ले रहे हो उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको बताना चाहिए पेशेंट को कि हम जो है यहाँ से नमूना लेंगे और उसको अच्छी तरीक़ा से साफ़ करना चाहिए वहाँ पे। ठीक है। यदि जांच तुरंत संभव न हो तो उसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। अगर जांच में समय लग रहा है तो जो नमूना लिए हैं उसको रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, सभी लैब में होता है, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो आवश्यक तापमान बनाए रखेगा। तो वो जो नमूना लिया गया है, सैंपल जो लिया गया है, उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। नमूना पात्र का आकार नमूने के अनुसार होना चाहिए। अब जो नमूना पात्र है, जो कंटेनर है जिसमें हम लोग नमूना निकालेंगे, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो कुछ भी का हो, यूरिन वगैरह हो, कुछ भी का नमूना निकल सकता है जांच के लिए, तो वह जो है नमूना पात्र के अनुसार होना चाहिए। ठीक है। मरीज के रिकॉर्ड में नमूना एकत्रीकरण एवं प्रयोगशाला में भेजने की सूचना नोट कर देनी चाहिए। और मरीज का जो रिकॉर्ड होता है, जो पेपर होता है, चाहे आप ओपीडी में हैं, चाहे आप इमरजेंसी में हैं, जब आपका टेस्ट होता है तो ऊपर में आपके जो है इन्फॉर्मेशन लिख दिया जाता है कि आपके इतना नंबर का जो है नमूना है और आप आएंगे लेकर तो मिल जाएगा। तो यही जो है सूचना उस पर लिख देना चाहिए। समझ गए। तो यह कुल 20 पॉइंटें हैं। आप चाहें तो और सारे लिख सकते हैं। बहुत लोग हॉस्पिटल में काम भी कर रहे होंगे तो उनको पता भी है कि नमूना एकत्रित करने में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है कि आप नमूना एकत्रित करते हैं तो उनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हम तो इसमें इंजेक्शन की चीज़ें को नहीं लिखे हैं, आपको इसमें इंजेक्शन का भी चीज़ें को लिखना पड़ेगा। टूर्निकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है नमूना लेने में। ठीक है ना। भले और चीज़ें के नमूना लेने में टूर्निकेट का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे ब्लड अगर लेना होता है तो वहाँ पे टूर्निकेट का तो इस्तेमाल करते हैं ना। यही चीज़ें हैं, तो आपको ये सारा चीज़ें लिखना पड़ता है। समझ गए। चलिए, हो गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। आप लोग क्वेश्चन देखिए, बिस्तर स्नान से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य को लिखे। मतलब बिस्तरीय स्नान से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य लिखना है। ठीक है। यानी कि बिस्तर स्नान क्या है और बिस्तर पर स्नान क्यों कराया जाता है, इसका उद्देश्य लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, बिस्तरीय स्नान जो है क्या होता है। बिस्तर स्नान उन मरीजों को कराया जाता है जो मरीज स्वयं स्नान करने में असमर्थ हो। मतलब वैसा मरीज जो अपने से स्नान करने में असमर्थ हो तो उनको जो है बिस्तर पर ही जो है स्नान कराया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि बिस्तर पर जो स्नान कराया जाता है तो वो बिल्कुल पानी भर भर के जो है बिस्तर पर कराया जाता है। तो ऐसे में जय बार स्नान कराएंगे तय बार जो है पेशेंट का बिस्तर बदलना पड़ेगा और जहाँ पे पेशेंट होगा वहाँ पे कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तो ऐसा स्नान नहीं होता है बिस्तर का स्नान। बिस्तर का स्नान कैसा होता है, देख लीजिए। जिन मरीजों को स्वयं नहाने की शारीरिक और मानसिक क्षमता में कमी होती है, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट, अचेतन मरीज, सर्जरी वाले पेशेंट, समझ गए, प्लास्टर वाले मरीज, ये सब मरीज जो है खुद से जो है स्नान नहीं कर सकते हैं, तो वैसे मरीज को बेड पर ही स्नान कराया जाता है। अब ऐसे मरीजों को जो है पूर्ण रूप से जो है भिगो कर स्नान नहीं कराया जाता है। बिस्तरीय स्नान जो होता है वह पेशेंट को बैठा दिया जाता है और बैठाकर पेशेंट का जो है शरीर को जो है स्पंज बाथ किया जाता है। मतलब कॉटन भिगोकर उसको जो है अच्छे से, या फिर कोई कपड़ा भिजाकर या फिर कोई कॉटन भिजाकर अच्छे से मरीज का जो है संपूर्ण शरीर को साफ किया जाता है बेड पे ही। समझ गए। जिससे मरीज का स्वच्छता जो है बना रहता है, मरीज का स्किन स्वस्थ रहता है और इसीलिए जो है आपके बिस्तरीय स्नान बिस्तर पर कराया जाता है। कैसे मरीजों का, तो जो मरीज बेहोश हो
हो, अचेतन हो, जिसको सर्जरी हुआ हो, जो प्लास्टर हुआ हो, वैसे मरीजों को जले हुए मरीज को तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपके पेशेंट को कराया जाता है बिस्तरीय स्नान, समझ गए। चलिए, बिस्तरीय स्नान कराने का क्या उद्देश्य होता है देख लीजिए। तो इसका प्रमुख जो है उद्देश्य होता है, जैसे रक्त परिवहन को बढ़ाना। अगर मरीज बेहोश है तो उसके ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इसके लिए बिस्तर पर उससे जो है स्नान कराया जाता है। थकान व चिंता को दूर करने के लिए भी स्नान कराया जाता है। सक्रिय एवं निष्क्रिय व्यायाम हेतु भी पेशेंट को स्नान से जो है उसे व्यायाम भी मिल जाता है, ठीक है। अच्छी निंद्रा को प्रेरित करने के लिए जब आप स्नान कर लेते हैं तो नींद आराम अच्छा लगता है, ठीक है। शारीरिक तापमान को नियंत्रण करने के लिए भी जो है स्नान कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट है कि मरीज को स्वस्थ एवं तरोताज़ा महसूस कराने के लिए भी है स्नान कराया जाता है। शरीर को धूल मिट्टी एवं जीवाणुओं को निकालकर शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए भी स्नान कराया जाता है। मरीज को आराम प्रदान करने के लिए भी जो है स्नान कराया जाता है। त्वचा के देखभाल के लिए भी स्नान कराया जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से जो है यही सब जो है आपके स्नान कराने का उद्देश्य होता है, समझ गए। चलिए, तो आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन के लिए। आपको यहाँ पे बताना होगा कि ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन का उत्तम तरीका है, क्यों बताना है कि ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन का उत्तम तरीका है कैसे। मतलब आप लोग पढ़े होंगे कीटाणुनाशन का, स्टरलाइजेशन का, जिसको हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ से कीटाणु को नष्ट कर देते हैं स्टरलाइज मेथड में। तो आप लोग पढ़े होंगे एक मेथड आपका फिजिकल मेथड में ऑटोक्लेव भी था, समझ गए ना। तो चलिए अब ऑटोक्लेव हम लोग देखते हैं कि यह जो है उत्तम तरीका कैसे होता है स्टरलाइज के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, ऑटोक्लेव आप सभी से पूछेगा तो 5 नंबर में यही क्वेश्चन हो जाएगा, लिख दीजिएगा। देखिए, ऑटोक्लेविंग को विसंक्रमण का उत्तम तरीका माना जाता है क्योंकि यह एक सुरक्षित एवं प्रभावी तरीका है। देखिए, हम सभी से क्वेश्चन पूछा है कि ऑटोक्लेविंग को स्टरलाइजेशन यानी कीटाणुनाशन या विसंक्रमण का उत्तम तरीका माना जाता है, क्यों। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, या फिर एक क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ देगा कि ऑटोक्लेविंग के बारे में लिखे 5 नंबर में, तो आपके भी आंसर यही हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे कि ऑटोक्लेविंग जो होता है वह स्टरलाइज का विसंक्रमण का उत्तम और प्रभावी और सुरक्षित तरीका है, समझ गए। चलिए, इस विधि में ऑटोक्लेव नामक विसंक्रामक का उपयोग किया जाता है। मतलब इस विधि में ऑटोक्लेविंग में ऑटोक्लेव नामक एक स्टरलाइज मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो इतना चीज़ें समझ गए। चलिए, ऑटोक्लेविंग क्या है। तो ऑटोक्लेविंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें वैसे सामान को स्टरलाइज किया जाता है जहां से पूर्ण तरीका से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना हो, समझ गए। यही ना स्टरलाइज होता है। स्टरलाइज का मतलब ही ना होता है कि जहां से सूक्ष्म जीवों को बिल्कुल तरीका से नष्ट कर देना है, जड़ से हटा देना है, ख़त्म कर देना है, तो वही ना स्टरलाइज होता है। बाकी डिसइंफेक्शन तो वो होता है जिसमें कंप्लीट रूप से सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होते हैं, उसके कुछ स्पोर जो है बच जाते हैं वहाँ पे, समझ गए। चलिए, तो ऑटोक्लेविंग समझ गए कि ऑटोक्लेविंग जो है विसंक्रमण यानी स्टरलाइज का उत्तम तरीका और सुरक्षित और प्रभावी तरीका माना जाता है। इस विधि में ऑटोक्लेव नामक एक विसंक्रामक का उपयोग किया जाता है। विसंक्रामक मतलब यहाँ पे स्टरलाइज का बात कर रहा है, समझ गए। मत डिसइंफेक्शन नहीं समझिएगा, समझ गए ना। डिसइंफेक्शन तो आंशिक रूप से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है या समाप्त करता है, समझ गए। चलिए, इसके अंदर ऑटोक्लेव के अंदर 135 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। ये जो ऑटोक्लेव होता है ना, तो इस प्रक्रिया में 135 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो होता है वह 100 डिग्री टेम्परेचर पाते ही जो है वह उबलने लगता है, समझ गए। और 0 डिग्री पर आते ही जो है बर्फ़ बन जाता है, ये तो पता है। तो यह जो है 100 से भी अधिक यानी 135 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता इसमें होती है, ठीक है। अतः 30 मिनट तक ऑटोक्लेव के अंदर रखने से वस्तुएं स्टरलाइज हो जाती है। देखिए, 135 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसी भी चीज़ को अगर हमें जिसे स्टरलाइज करना हो उससे 30 मिनट तक अगर हम रखेंगे तो वह बिल्कुल रूप से स्टरलाइज हो जाएगी, कीटाणु मुक्त हो जाएगी, समझ गए। ये सब ऑटोक्लेव के अंदर होता है, ठीक है।
इसमें देखिए किन किन चीज़ों को रखा जाता है। इसमें कपड़े, मतलब जो कपड़ा होता है कपड़े को रखा जाएगा, ड्रेसिंग को रखा जाएगा, उपकरण को रखा जाएगा, रबर के वस्तुएं एवं ग्लव्स आदि को विसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कपड़े, ड्रेसिंग, उपकरण और रबर के वस्तुएं और ग्लव्स आदि को विसंक्रमित इस ऑटोक्लेव के विधि से किया जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रभावी विसंक्रमण हेतु ऑटोक्लेव के अंदर जो भाप होगा वह 15 LBS प्रति इंच स्क्वायर, यानी 1.5 kg, मतलब सॉरी 1.5 kg कह रहे हैं, 1 kg और 5 kg 1.05 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना दबाव जो है एवं 121 सेंटीग्रेड तापक्रम पर रखना चाहिए। अगर किसी को ऑटोक्लेव का अगर प्रभावी करना है तो उसे कम से कम 15 LBS का दबाव और 121 सेंटीग्रेड तापमान पर रखना चाहिए। ऑटोक्लेव के लिए ये सब याद रखिए वरना दिक्कत हो जाएगी। समझ गए ना, ये सब समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यह ताप एवं दाब लगभग 30 मिनट तक बनाए रखना चाहिए। मतलब जो 15 LBS का जो ताप है प्रति इंच स्क्वायर और 121 सेंटीग्रेड जो आपका ये टेम्परेचर है, यह जो है क्या करना चाहिए, लगभग 30 मिनट तक बनाए रखना चाहिए। ऐसा करने से जो सभी सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो है जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। समझ गए, और यही आपका ऑटोक्लेव होता है। समझ गए। अब इसके आपका कुछ लाभ भी लिखना पड़ेगा, 5 नंबर तो ऐसे मिलेगा नहीं। तो ऑटोक्लेव का क्या लाभ होता है देख लीजिए। ऑटोक्लेव, इसमें उच्च ताप एवं भाप के द्वारा समस्त जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। ऑटोक्लेव का यह लाभ है कि इसमें उच्च जो ताप होता है और जो भाप है उसके द्वारा जीवाणुओं को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यह सर्वाधिक प्रभावशीली विधि होता है स्टरलाइज का। ठीक है, यह कम खर्चीली विधि भी होती है। समझ गए। ऑटोक्लेविंग के कुछ सामान्य निर्देश, चलिए हम लोग निर्देश को देखते हैं। इस विधि द्वारा उन वस्तुओं को उपयोग किया जाए जो कि उच्च ताप, दाब एवं नमी को सहन करने योग्य हो। ठीक है, तो इसका समान निर्देश यही है ऑटोक्लेव का कि ऑटोक्लेव में वैसे वस्तुओं का विसंक्रमण स्टरलाइजेशन करेंगे जो क्या हो, जो उच्च ताप को और उच्च दाब को और नमी को सहन कर सके, वैसे ही वस्तुओं को जो है इसमें हम लोग रोगाणु मुक्त करते हैं। वरना ऐसे वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे जो रखने के बाद जो है उसी में गल जाए, उसी में रह जाए। ऐसे वस्तुओं का उपयोग इसमें नहीं करेंगे। जो सहन कर सके उच्च ताप, उच्च दाब और नमी को, उससे ही इस वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए ऑटोक्लेव में। समझ गए। चलिए, तो आपको मैं आज 4 से क्वेश्चन करा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया। बस आपको यही करना चाहिए कि इसे रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आसानी से जवाब दे सके। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।